हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप आप लोगों ने डे 3 जो मैंने पढ़ाया था डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग उसको अच्छे से समझ लिया होगा। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए वो याद कर लिया होगा। आज डे 4 में हम दो खतरनाक चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को मिस मत करना क्योंकि दो खतरनाक चैप्टर है। कई बार बच्चे पूरा चैप्टर नहीं कर पाते, तो इन टॉपिक्स को कर लेना जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ना जो डिसीजंस है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल डिसीजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वही करा रहा हूं आपको, इसको बिल्कुल स्किप मत करके जाना। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन की। The second important decision which the finance manager has to take is deciding the source of finance। आपके बिजनेस में जो फंड्स को आप रेज करोगे, ये इक्विटी से रेज करोगे या डेट से रेज करोगे। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो फाइनेंस मैनेजर की हेल्प करेगा फंड्स को रेज करने में कि कहां से रेज करना है। सोर्स ऑफ फंड क्या होगा, डेट और इक्विटी। डिसाइडिंग हाउ मच टू रेज फ्रॉम विच सोर्स इज फाइनेंसिंग डिसीजन। किस सोर्स से कितना पैसा रेज करेंगे, यही है क्लास आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। सो फाइनेंसिंग डिसीजन इज दस कंसर्न विद द डिसीजन अबाउट हाउ मच इज टू बी रेज फ्रॉम विच सोर्स। दिस डिसीजन डिटरमाइन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज। अगर ये लाइन लिखी हुई आ जाए ना, दिस डिसीजन डिटरमाइन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ एंटरप्राइज, तो वो कौन से डिसीजन की बात कर रहा है, फाइनेंसिंग डिसीजन। आपको पता है दो तरह के फंड्स होते हैं। ओनर अपना पैसा लगाएगा तो ओनर फंड, यानी कि कॉन्स्टिट्यूट्स शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग, यानी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ये हो गया ओनर्स फंड। और दूसरा हो गया बोरोड फंड। बोरोड फंड का मतलब क्या है, डिबेंचर, लोन और बॉन्ड। द मेन कंसर्न ऑफ फाइनेंस मैनेजर इज टू डिसाइड how much to raise from owners fund and how much to raise from borrowed fund। मेरी बात ध्यान समझना, अगर आपके बिजनेस में 100 करोड़ रुपए की जरूरत है, या तो आप बैंक से उधार लो। जैसे ही आप बैंक से उधार लोगे आपका इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। आपको हर साल फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी ग्रो करे ना करे, प्रॉफिट कमाए ना कमाए, ये फिक्स है, देना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, ओनरशिप आप ही की रहेगी, मालिकाना हक आपका रहेगा कंपनी के ऊपर, डिसीजंस आप ही लोगे। लेकिन अगर आपने डिसाइड किया कि हम शेयर्स इशू करेंगे इतने के, तो भैया आपको ब्याज तो नहीं देना, इंटरेस्ट की पेमेंट तो नहीं करनी, लेकिन आपकी ओनरशिप कम हो जाएगी। फिर जिनसे आप पैसा उठाओगे ना वो भी मालिक है और उनके डिसीजंस भी मैटर करेंगे, आपको उनसे पूछकर ही डिसीजन लेना पड़ेगा। तो कैसे डिसाइड करें, अगर हमें पैसों की जरूरत है तो हम ओनर फंड रेज करें या बोरोड फंड से रेज करें, उसके लिए ये फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है कॉस्ट। आपको देखो, किसी भी फंड से रेज, अगर आप किसी भी सोर्स से फंड्स को रेज करो, चाहे डेट से चाहे इक्विटी से, दोनों में खर्चा आता है। तो आपको दोनों के कॉस्ट को कंपेयर करना है, जिसका मिनिमम कॉस्ट होगा वो आपको प्रेफर करना है। अगला रिस्क, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जो बोरोड फंड है ना, वो क्लास ज्यादा रिस्की है एज कंपेयर टू ओनर फंड। बोरोड फंड बहुत चीपेस्ट भी है, ध्यान रखना। जो डिबेंचर्स है ना, वो चीपेस्ट सोर्स है, सस्ता पड़ता है डिबेंचर्स, क्योंकि उसमें से टैक्स भी हमारा कम हो जाता है डिबेंचर इशू करने से। लेकिन हाई रिस्क भी है इसके अंदर, क्योंकि आपको फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी चले चाहे नहीं चले, अच्छा परफॉर्म करो चाहे नहीं करो, आपको फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो रिस्क भी आपको कंपेयर करना है। कैश फ्लो पोजीशन, अगर आपके पास आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट कर सकते हो, आपके पास इतना पैसा है कि आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकते हो, कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, तो आप डेट इशू करो, यानी कि बोरोड फंड में जाओ, आप इक्विटी इशू मत करो। बट अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है इंटरेस्ट पे करने के, फिर तो मजबूरी ना, फिर आप इक्विटी इशू करोगे। फ्लोटेशन कॉस्ट को बोलते हैं शेयर इशू एक्सपेंस। इट इज द कॉस्ट इन्वॉल्व इन इशू ऑफ सिक्योरिटी सच एज ब्रोकर का कमीशन, अंडर राइटर की फीस, प्रोस्पेक्टस को छपवाने का खर्चा। फर्म प्रेफर सिक्योरिटीज विच इन्वॉल्व लीस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फर्म उसी सिक्योरिटीज से फंड्स को रेज करेगी जहां पे फ्लोटेशन कॉस्ट कम हो, यानी शेयर इशू का एक्सपेंस कम हो। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, और ध्यान रखना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे, मैं आपको कराऊंगा आगे चल के। द कंडीशन ऑफ कैपिटल मार्केट ऑल्सो हेल्प्स इन डिसाइडिंग द टाइप ऑफ सिक्योरिटीज टू बी रेज। जैसे अगर कंट्री में बूम हो, बूम का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन हो तो इट इज इजी टू सेल इक्विटी शेयर्स, है ना, लोग रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, लोग रिस्क ले सकते हैं, तो शेयर्स आसानी से लोग जो है वो खरीद लेंगे, तो आप शेयर्स इशू करो। लेकिन
अगर डिप्रेशन है, डिफ्लेशन पीरियड है, तो लोग रिस्क नहीं लेंगे, फिर आपको डेट इशू करना पड़ेगा कैपिटल मार्केट के अंदर। कंट्रोल कंसिडरेशन, अगर आप चाहते हो कि आपके हाथ में सारा कंट्रोल रहे तो डेट इशू करो, अगर आप कंट्रोल को लूज कर सकते हो तो फिर आप इक्विटी इशू करो। इक्विटी इशू करने का मतलब क्या है, किसी और से पैसे लेके उसको मालिक बनाना। तो अगर आप इक्विटी इशू करोगे तो कंट्रोल लूज होगा, वो आपको देख लेना है। अगला है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर पहले ही आपके पास बहुत सारे फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर पहले ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, रेंट, जो फिक्स कॉस्ट है, डेप्रीशिएशन, वो आप पहले ही बहुत ज्यादा कर रहे हो, तो आप और डेट मत इशू करो, फिर और फिक्स कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। भाई डेट पे जो इंटरेस्ट जाता है वो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो देना ही देना है। तो अगर आपके पास पहले से फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो भैया उस सिचुएशन में आप डेट को इशू मत करो। अगर पहले फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है तब आप जो है वो डेट इशू करो। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो फाइनेंसिंग डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। अगला है डिविडेंड डिसीजन। जब भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो प्रॉफिट के 3 हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा सरकार को टैक्स जाता है, एक हिस्सा रिटेन कर लिया जाता है, बचा लिया जाता है, और एक हिस्सा प्रॉफिट का जो जनता को बांट दिया जाता है डिविडेंड के रूप में। डिविडेंड बेसिकली हिंदी में बोलते हैं लाभांश, लाभ का एक अंश, प्रॉफिट का एक अंश जो हम लोग बांट देते हैं शेयर होल्डर्स को। अब कितना, टैक्स तो कंपलसरी है, ये तो देना ही पड़ेगा, अब कितना रिटेन करें और कितना पब्लिक में बांटें, ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन है। तो इस डिसीजन के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स जो इस डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, सबसे पहला अर्निंग। अगर हाई अर्निंग है तो डिविडेंड हाई दो, लो अर्निंग है तो डिविडेंड लो दो। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अगर आपकी हर साल की अर्निंग स्टेबल है, यानी हर साल आप अच्छा कमा रहे हो, तो आप डिविडेंड अच्छे से दो। आपको पता आपकी अर्निंग स्टेबल है, ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं है, तो आप डिविडेंड ज़्यादा बांटो, और अर्निंग स्टेबल नहीं तो डिविडेंड कम बांटो। कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो पे मोर इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो क्लास आप डिविडेंड जो है वो ज़्यादा मत दो। अगला है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यही है, अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी है तो भैया उस सिचुएशन में आप पैसे रिटेन करो, फ्यूचर में इस पैसे को लगाना है, डिविडेंड मत बांटो। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप डिविडेंड के रूप में पैसा बांट सकते हो। अगला स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अगर आपको लग रहा है कि आप हर साल आप पैसा कितना कमा रहे हो मैटर नहीं करता, जो डिविडेंड आप दे रहे हो ना वो हर साल उतना ही दो, तो भले इस साल आपने कम कमाया, डिविडेंड आपको उतना ही पे करना है, राइट। अगला है टैक्सेशन पॉलिसी। देखो अगर टैक्स रेट हाई है तो डिविडेंड आपको कम देना है, और टैक्स रेट कम है तो डिविडेंड आपको ज़्यादा देना है। एक्चुअली कंपनी प्रॉफिट्स पे टैक्स देती है, तो उसके बाद उसमें जो पैसा बचता है टैक्स के बाद, वो पैसा जनता को जाता है, उसका एक हिस्सा, जिसको डिविडेंड बोलते हैं। तो जो पब्लिक है, जो शेयर होल्डर्स है, उनको डिविडेंड इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना होता, क्योंकि वो टैक्स के बाद ही इनकम मिली है। लेकिन कंपनी को डिविडेंड बांटने पे एक टैक्स देना पड़ता है, उसको डीडीटी बोलते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अगर वो हाई है कंपनी डिविडेंड कम बांटेगी, अगर लो है तो कंपनी डिविडेंड ज़्यादा बांटेगी। अगर आपके शेयर होल्डर्स बूढ़े हैं, ज़्यादातर लोग जो है बूढ़े शेयर होल्डर्स हैं, तो डिविडेंड ज़्यादा दो उनको, उनको ज़रूरत है ना, उनको रिटायरमेंट में ज़रूरत पड़ेगी। जो यंग एज के लोग हैं अगर आपकी कंपनी में शेयर होल्डर्स, तो डिविडेंड कम दो, क्योंकि वो पैसा री इन्वेस्ट करो, वो ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन है, डोवेक्स वाज अ लार्ज कंपनी विद अ रिनाउंड नेम इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री, specializing in the development and production of life-saving medications and medical devices. With strong reputation of ethical practices, Dovex attracted a large number of investors who had great faith in the company future. This allowed Dovex to raise capital easily from market whenever expansion or new project are undertaken. As a result, it could pay high dividend to shareholders. The factor affecting dividend decision discussed, which allowed Dovex to pay high amount of डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। तो बताओ क्लास क्या है यहाँ पे, कौन सा पॉइंट इसके अंदर आएगा। विद स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन, आपकी रेपुटेशन अच्छी है एथिकल प्रैक्टिस की वजह से, अट्रैक्ट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, ग्रेट फेथ इन द कंपनीज फ्यूचर। कंपनी के फ्यूचर, कंपनी के ना लग रहा है कि यार कंपनी फेथ कर रही है, कंपनी का फ्यूचर जो है ना वो बहुत अच्छा होगा, और दिस अलाउड डोवेक्स टू रेज इजीली फ्रॉम द मार्केट व्हेन एवर एक्सपेंशन। तो इसकी वजह से जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है ना तो कंपनी क्या करती है, फंड्स को रेज करती है। एज अ रिजल्ट जिसकी वजह से वो हाई डिविडेंड शेयर होल्डर्स को पे करते हैं। तो बताओ क्लास, कैश फ्लो पोजीशन है, स्टॉक मार्केट रिएक्शन है, और लीगल कॉन्स्ट्रैक्ट है, या एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट। सही आंसर है डी, एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट, यानी कैपिटल मार्केट की तरफ एक्सेस आपका बहुत अच्छा है। जब आपको पैसे चाहिए होते हैं तब आपको पैसा मिल जाता है, जिसकी वजह से आप डिविडेंड जो है वो ज़्यादा पे कर पाते हो।
सेकंड, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजन। डायरेक्ट क्वेश्चन भी ऐसा आता है कि टैक्सेशन पॉलिसी और कैश फ्लो पोजीशन, आपको इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट। इन दोनों को, टैक्सेशन पॉलिसी और ये टैक्सेशन पॉलिसी और कैश फ्लो पोजीशन, ये रहा, है ना, इन दोनों को क्या करना है क्लास, आपने एक्सप्लेन करना है। थर्ड पॉइंट आते हैं, स्टेट 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर में ना 22-23 के मेन पेपर में देखो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपसे जिसे आपने एक्सप्लेन करना होता है एग्जैक्टली। हेडिंग डालो, एक्सप्लेन करो। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। सर वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, एक्सिस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटी। और ऑपरेटिंग साइकिल किसे कहते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल ये है जिस दिन आपने रॉ मटेरियल खरीदा, इसको प्रोसेस किया, फिनिश गुड्स में वर्क इन प्रोग्रेस बना, फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, फिर सेल किया, सेल से आपको मिल गया डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, फिर उनसे आपने कैश ले लिया। तो ये जो टाइम पीरियड है पूरा का पूरा, इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, राइट। अच्छा, और ध्यान रखना, जो जिस कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल जितना बड़ा होगा उस कंपनी को चलाने के लिए उतना ही ज़्यादा पैसा चाहिए होगा। तो वर्किंग, अगर क्लास ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा है तो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। तो ये पता कैसे चलेगा आपको, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल है। अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर, टोटल वैल्यू ऑफ करंट असेट जो है वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को दर्शाता है। डिफरेंस बिटवीन करंट असेट एंड करंट लायबिलिटीज वो नेट वर्किंग कैपिटल है। अमाउंट इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्री, कैश, ट्रेड रिसीवेबल्स यानी डेटर्स और बैंक, तो ये समझ जाना जहाँ पे करंट असेट करंट लायबिलिटी की बात हो ना, वो वर्किंग कैपिटल है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि आपको वर्किंग कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहला है लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल अगर बड़ा है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल अगर छोटा है तो कंपनी विल रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल। नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आप एक होलसेल बिजनेस चलाते हो तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, माल ज़्यादा रखना पड़ेगा दुकान में। अगर आप रिटेल का काम करते हो तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, कम स्टॉक मेंटेन करना है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, बहुत आसान सी चीज है, अगर आप बड़े स्केल पे काम कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, अगर आप छोटे स्केल पे काम कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन ड्यूरिंग बूम पीरियड, बूम का मतलब क्या बताया था, इन्फ्लेशन, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। इन्फ्लेशन है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो दुकान के अंदर ज्यादा माल रखना पड़ेगा भर के, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। और कंट्री में डिफ्लेशन है, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन टेक्निक, कंपनी जो लेबर इंटेंसिव यूज करती है ना उनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, और जो कंपनी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करती है उनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है, फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है सॉरी, इफ फर्म प्लान टू एक्सपेंड देयर एक्टिविटी विल रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर आपको लग रहा है ग्रो करना है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, ग्रो नहीं करना तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी सॉरी। क्रेडिट अलाउड, if company is allowed credit facility to its customer then it require more working capital। अगर आप उधार सामान बेचते हो तो आपको पैसे तो मिलेंगे नहीं, तो आप बैंक से उधार लोगे, फिर माल खरीद के लेके आओगे, फिर आप जो है उधार सामान बेचोगे। तो वही कंपनी उधार सामान बेच सकती है जो क्लास कहीं ना कहीं ये चाहती है कि सेल्स बढ़े हमारी, तो हम उधार देने को तैयार है, क्रेडिट अवेलेबल करने को तैयार है। बट फिर माल कैसे रखोगे दुकान में, उसके लिए फिर आप खुद उधार लोगे, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। लेकिन अगर आप कह रहे हो नहीं हम उधार नहीं बेचेंगे, नगद बेचेंगे, तो पैसा आएगा, फिर माल खरीदोगे, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि मुझे बैंक से जाके उधार लेना पड़ रहा है माल खरीदने के लिए, दिस रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो अगर आप खुद उधार दे रहे हो तो आपको भी उधार लेना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अगला है क्रेडिट अवेलेबिलिटी। If company can avail long-term credit facility from its supplier, then it require less amount of working capital। ध्यान रखना, अगर कंपनी क्लास लंबे समय के लिए क्रेडिट फैसिलिटी, कंपनी को उधार मिल जाता है लंबे समय के लिए, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी ना। अगर कंपनी को उधार नहीं मिलता है क्लास तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। इफ कंपनी कैन अवेल लॉन्ग टर्म क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम सप्लायर, जो सप्लायर है ना वही हमें क्रेडिट फैसिलिटी दे देता है, कहता है ठीक है तुम माल ले लो 3 महीने में पैसे दे देना, तो भैया हम बैंक के पास जाएंगे ही नहीं उधार मांगने, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है। लेकिन अगर सप्लायर हमें उधार नहीं देगा तो भैया हमें फिर खरीदने के लिए पैसे लाने पड़ेंगे बैंक से, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, वेयर एज इफ क्रेडिट इज नॉट अवेल
और देन इट रिक्वायर लेस। देखो अगर क्रेडिट अवेल नहीं है ना तो ये लेस नहीं होगा, ये उल्टा लिखा है मोर, ऊपर वाला देखो लेस लिखा हुआ है और ये वाला क्या होगा, मोर वर्किंग कैपिटल। अगला अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर मार्केट में रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, हम सेल्स करेंगे फिर माल लाएंगे, सेल करेंगे फिर माल ला के सेल करेंगे, चलता रहेगा। लेकिन अगर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है तो हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी ताकि हम रॉ मटेरियल को स्टोर कर सके। ओके, अगला एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन। अगर हाई कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो भैया आपको लार्ज स्टॉक रखना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। और कंपटीशन नहीं है तो दुकान में माल कम भी तब भी चलेगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। तो आपने देखा होगा गांव मोहल्ले में जहां एक ही दुकान होती है वो दुकान में माल कम भी रखेगा तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन नहीं है, वो बोलेगा आज नहीं है कल आना, तो वो कल जाके माल ले आएगा, तो इतना स्टोर करके नहीं रखेगा। लेकिन जहाँ पे शहर में आप जाते हो जहाँ पे कई सारी दुकानें होती है ना, वहाँ पे वर्किंग कैपिटल, वहाँ पे दुकानों में माल भर के रहता है, बिकॉज कंपटीशन है। तुम्हारी दुकान में नहीं है तो ग्राहक कहीं और चला जाएगा, तो हाई कंपटीशन है तो हाई मेंटेन करना पड़ेगा स्टॉक, जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अगर कॉम्पिटिशन नहीं है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। प्रशांत स्टार्टेड अ ग्रोसरी रिटेल बिजनेस ड्यू टू इंक्रीज इन popularity of online shopping. The degree of competition is very high. His requirement of working capital will be high as he would have to hold larger amount of stock in finished goods to meet urgent order from customer. The factor affecting requirement of working capital, बताओ क्लास ये क्या है, level of competition, क्योंकि ये बात किसकी कर रहा है, competition की। Next, explain how the following factors affecting the working capital requirement of a business: operating efficiency or credit avail. तो operational efficiency और credit avail. Operational efficiency, firm manage their operations with varied degree of efficiency. Such efficiency may reduce the level of raw material. अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो ना और वेस्टेज नहीं कर रहे तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी, वेस्टेज ज़्यादा करोगे तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। और बाकी क्रेडिट अवेल तो मैंने बता दिया। अगर आप क्लास क्रेडिट जो है, अब फर्म अलाउ क्रेडिट टू इट्स कस्टमर, है ना, आप उधार जो है सामान बेचते हो कस्टमर को, तो भैया उधार बेचोगे तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, और उधार नहीं बेचोगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। सप्लायर से आपको उधार मिल रहा है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, सप्लायर आपको उधार नहीं दे रहा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। ओके, तो देखो ये 23-24 का पिछले साल का मेन क्वेश्चन पेपर है। आपने अच्छे से, जितने तसल्ली से आप एक्सप्लेन करोगे ना उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट। इस चैप्टर में 3 चीजें कराऊंगा: फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, फंक्शंस ऑफ सेबी और डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं दिए, मैं उनको क्लास में करवा भी रहा हूं, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर अच्छा लगे ना दोस्तों में शेयर करना, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। बहुत मेहनत से वीडियो बन रही है, मेरी तबीयत लिटरली बहुत खराब है, गला बिल्कुल स्क्रैच हो रखा है, जुकाम है, आंखों में पानी आ रहा है, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम बहुत क्लोज है। तो प्लीज़ यार सपोर्ट जरूर दिखाओ, अपनी ब्लेसिंग्स जरूर दो। तो सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज यानी सेकेंडरी मार्केट का जो पहला फंक्शन है वो है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। स्टॉक एक्सचेंज है तभी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को आसानी से बेचा जा सकता है और उसे कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। अ स्टॉक मार्केट इज अ रिलायबल बैरोमीटर टू मेजर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। एवरी मेजर चेंज, जो भी मेजर चेंज आ रहा है ना क्लास, वो स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड होता है। तो किसी भी कंट्री की अगर कंडीशंस देखनी हो ना आपको, उसके स्टॉक मार्केट से पता चलता है। इट गिव्स इन्वेस्टर द चांस टू डिसइन्वेस्ट और री इन्वेस्ट। इन्वेस्टर्स को चांस मिलता है कि अपनी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को बेच सके और नई सिक्योरिटीज को खरीद सके। दिस प्रोवाइड बोथ लिक्विडिटी एंड इजी मार्केटेबिलिटी टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। यानी जो स्टॉक मार्केट है वो लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करता है, कौन सी सिक्योरिटीज को, न्यू नहीं, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को। ये स्टॉक मार्केट जो है वो सिक्योरिटीज का प्राइस डिसाइड करता है। सिक्योरिटीज यानी शेयर्स का डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है, उस बेसिस पे शेयर्स के प्राइस डिसाइड होते हैं। शेयर प्राइस ऑन स्टॉक एक्सचेंज आर डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगला है सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। स्टॉक मार्केट इंश्योर द सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शंस। यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड जो लिस्टेड सिक्योरिटीज है ना वही बेचे जाते हैं, तो शेयर होल्डर्स का नुकसान नहीं होगा। एक्चुअली ना स्टॉक मार्केट कंपनी की लिस्टिंग करती है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखती है, उनकी फाइनेंशियल साउंडनेस क्या है, पास्ट रिकॉर्ड क्या है, ये सब देखते हुए कंपनी उनकी लिस्टिंग करती है। अब जो कंपनी लिस्ट में जिन कंपनी का नाम आ जाता है ना, वही कंपनी जनता को शेयर इशू कर सकते हैं। तो आपका इन्वेस्टमेंट ना सेफ है, क्योंकि कंपनी जो है वो ओनली लिस्टेड कंपनी ही इसके अंदर आती है। The membership of stock exchange is well regulated and its dealing are well defined according to the existing legal framework. तो इसको बोलते हैं सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। लीगल फ्रेमवर्क के तहत काम होता है, तो ट्रांजेक्शन में सेफ्टी है। अगला है contributes to economic growth. Stock market promotes savings and investment which leads to
economic growth. Through this process of disinvestment and reinvestment, savings are channelized into the most productive investment avenues. यानी कि इकोनॉमी ग्रो होगा, आपके पैसे को ना ये सही जगह डालेंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी क्या होगा, ग्रो होगा. स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट ना आपको एक मौका देता है कि जिसका प्राइस कम है उस सिक्योरिटी को खरीदो और जब महंगा हो तब बेचो. यानी स्पेकुलेटिव करने का चांस आपको स्टॉक मार्केट देता है. इट जनरली एक्सेप्टेड दैट अ सर्टेन डिग्री ऑफ हेल्दी स्पेकुलेशन इज नेसेसरी टू इंश्योर लिक्विडिटी एंड प्राइस कंटिन्यूटी इन द स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी रहती है, मार्केटेबिलिटी रहती है, सेफ रहता है स्टॉक मार्केट. और स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशंस भी होता है, यानी प्राइस अप एंड डाउन चलता है ताकि आप कम में खरीदो और महंगे बेचो और फायदा कमा सको. इसीलिए लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके काफी अच्छा रिटर्न कमाते हैं रेदर देन एफडी. अगला है लिक्विडिटी. द मेन फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट इज टू मेंटेन लिक्विडिटी. आप आराम से कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विडिटी इसके अंदर अच्छी रहती है. और स्प्रेडिंग इक्विटी का मतलब लोगों को एजुकेट किया जाता है कि लोग इन्वेस्ट करें. टीवी में भी देखो म्यूचुअल फंड का, स्टॉक मार्केट के एड्स आते हैं ताकि लोग अपना पैसा जो है वो एफडीज में ना लगाएं, घर में ना रखें, उसको इन्वेस्ट करें. उससे इकोनॉमी भी ग्रो करेगी और आप खुद भी ग्रो करोगे. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. क्वेश्चन क्या है? The function of stock exchange will helps in creating continuous market where securities are bought and sold. जहाँ पे securities को खरीदा बेचा जा सकता है, वो सी पॉइंट है. यानी कि providing liquidity and marketability to existing security. ये existing securities को liquidity और marketability provide कराता है. Next, स्टेट एनी थ्री फंक्शन. सीधा सीधा क्वेश्चन है. कोई भी तीन फंक्शन आपने स्टॉक मार्केट के जितने पॉइंट्स आपने पढ़े, कोई भी सोचना बैठ के सुनील सर ने क्या पढ़ाया था. अगर आपने ध्यान से मेरी बात सुनी हो, इक्विटी कल्ट बताया था, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी बताया था, लिक्विडिटी बताया था, मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड कराता है क्लास आपको, इकोनॉमी कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक वेल्थ, इकोनॉमी भी ग्रो करता है उससे. कितने पॉइंट्स आपको एनी थ्री लिखने हैं इसके अंदर. तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन है तो बोनस ही है. अगला है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का डिफरेंस. तो पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं कैपिटल मार्केट? ध्यान रखना, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है. इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, है ना. इसके अलावा इन्वेस्टर्स फ्रॉम पब्लिक. जबकि मनी मार्केट में भी क्या क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, बैंक है, पब्लिक है, प्राइवेट कंपनी. बस पब्लिक और प्राइवेट कंपनी और कोई नहीं. कैपिटल मार्केट जो है मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मनी मार्केट होता है शॉर्ट टर्म के लिए. इसके अंदर शेयर आते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं. इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर. डिटेल में नहीं पढ़ना, बस नाम ध्यान रखना. ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर. ये लेस लिक्विड है, ये हाईली लिक्विड है. शॉर्ट टर्म के लिए है ना, तो ये हाई लिक्विड है. लॉन्ग टर्म के लिए है लेस लिक्विड. ये मोर रिस्क इसके साथ जुड़ा हुआ है, जबकि मनी मार्केट में क्या है? लेस रिस्क है. लेस रिस्क है तो लेस रिटर्न है. जहां रिस्क ज्यादा है वहां रिटर्न भी ज्यादा है. और जो कैपिटल मार्केट है लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये किस रिक्वायरमेंट के लिए होता है? फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए. जबकि मनी मार्केट होता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए. अगर तुम्हें स्टॉक्स खरीदने हैं तो तुम मनी मार्केट में जाओगे, तुम्हें बिल्डिंग खरीदनी है तो तुम कहाँ जाओगे? कैपिटल मार्केट में. और इसमें ना आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट. इंस्ट्रूमेंट्स बता देना है क्लास कौन कौन से, जो भी मैंने बताया आपको. इन्वेस्टमेंट, आउटले और ड्यूरेशन और लिक्विडिटी. तो ड्यूरेशन क्या होता है? कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म. लिक्विडिटी या हाई लिक्विड होता है या लेस लिक्विड है. रिस्क के लिए बोलेगा तो यहाँ पे मोर रिस्क मोर रिटर्न, यहाँ लेस रिस्क लेस रिटर्न. अब एक इन्वेस्टमेंट आउटले वाला पॉइंट भी है, वो भी क्या है देख लेते हैं. इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट डज नॉट रिक्वायर ह्यूज फाइनेंशियल आउटले. तो अगर आप इन्वेस्ट करते हो कैपिटल मार्केट में ना, तो छोटे छोटे पैसों से आप इन्वेस्ट कर सकते हो. अगर कोई 100 रुपए भी है, वो एक शेयर जाके कैपिटल मार्केट से खरीद सकता है. लेकिन मनी मार्केट में ना आपको बड़ा पैसा चाहिए होता है. अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है ना, तो हाईली जो बड़ा अमाउंट है वो चाहिए. 25,000 50,000 यहाँ से शुरू होता है इसके अंदर. लेकिन यहाँ पे आप छोटा पैसा लगा सकते हो. तो यही है इन्वेस्टमेंट आउटले. यहाँ पे बहुत लो इन्वेस्टमेंट चल जाता है. यहाँ पे क्लास आपको बड़ा सम चाहिए, ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए और कुछ नहीं. ओके, नेक्स्ट है सेबी के फंक्शंस. तो सेबी के तीन फंक्शंस हैं. इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्टिव. डेवलपमेंट फंक्शन, स्टॉक मार्केट को डेवलप करो ताकि ज्यादा बिजनेस आए, लोग ज्यादा भरोसा करें स्टॉक मार्केट पे. और फ्रॉडगिरी कम हो तो रूल रेगुलेशन बनाओ और क्लास ऑडिट इंक्वायरी बिठाओ स्टॉक मार्केट में. तो एक एक करके आते हैं. जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, ये वॉच डॉग है, रेगुलेटर है स्टॉक एक्सचेंज का. आज अगर हमें भरोसा है कि पैसा नहीं डूबेगा स्टॉक मार्केट में, तो वो सेबी की वजह से है. और सेबी क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है? सबसे पहला फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन. प्रोहिबिशन और ऑन ऑफ फ्रॉडलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. सेबी
कंपनी को मिसलीडिंग स्टेटमेंट देने से रोकता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करने से रोकता है, कोई भी फ्रॉड करना हो वो सारी चीज से रोकता है, मैनिपुलेशन, प्राइस रिगिंग। कई कई कंपनी ना अपने खुद के स्टॉक्स के प्राइस बढ़ाती है, अपने रिश्तेदारों से कहती है आप लोग डिमांड करो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, वो सारी चीजें भी स्टॉक मार्केट में सेबी रोकता है। सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकता है और क्लास उस पर पेनल्टी भी लगाता है। कंपनी के जो अंदर के लोग होते हैं ना, कई बार उनके पास कुछ कंपनी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है जो यूज करके वो अपना फायदा कर सकते हैं, तो सेबी उसके लिए रोकता है। इनसाइडर ट्रेडिंग की बात जहां पे हो वो प्रोडक्टिव फंक्शन है। सेबी जो है वो अंटी स्टेप्स लेता है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोशन करता है फेयर प्रैक्टिसेस और कोड ऑफ कंडक्ट जो है सिक्योरिटी मार्केट में डेवलप करता है, उसको प्रमोट करता है कोड ऑफ कंडक्ट को, कि हर किसी का कोड, हर किसी का कंडक्ट डिसाइड है उसे कैसे काम करना है, तो सेबी उसको प्रमोट करता है। सेकंड है डेवलपमेंट फंक्शन। सेबी क्या करता है, इंटरमीडिएट्स जितने भी है ना उनको ट्रेनिंग देता है ताकि वो डेवलप कर सके, उनको काम कैसे करना, जितने ब्रोकर्स हैं सबकी ट्रेनिंग कराता है। सेबी रिसर्च कंडक्ट करता है और इन्फॉर्मेशन देता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को। सेबी जो है इवन अंडरराइटिंग को ऑप्शनल बनाता है। सेबी ऑनलाइन, एक पॉइंट और लिख लेना, ऑनलाइन ट्रेडिंग को प्रमोट करता है ताकि ऑनलाइन चीज़ें हो सके, घर बैठे बैठे आपको कहीं लाइन ना लगानी पड़ी, ऑनलाइन में सारी चीज़ ट्रांसपेरेंट रहता है, सारा चीज़ रिकॉर्ड रहता है ना। तो अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय अडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। तो कैपिटल मार्केट को भी क्या करता है, ये डेवलप करता है फ्लेक्सिबल अप्रोच के थ्रू, ये हो गया डेवलपमेंट फंक्शन। और सबसे लास्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलेटरी फंक्शन। सेबी रजिस्ट्रेशन कराता है ब्रोकर्स का, सब ब्रोकर्स का और अदर जितने भी प्लेयर्स है ना मार्केट के अंदर उनका। सेबी रजिस्ट्रेशन कराता है इन्वेस्टमेंट स्कीम्स का और म्यूचुअल फंड्स का। बिना रजिस्ट्रेशन कराए सेबी से म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स क्लास कंपनी बेच नहीं सकती। सेबी स्टॉक ब्रोकर, पोर्टफोलियो एक्सचेंज, अंडरराइटर, मर्चेंट बैंकर, इन सबको रेगुलेट करता है। जितने भी लोग सिक्योरिटी मार्केट में ना उन पे पूरा नियंत्रण रखता है। एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदेगी तो भी सेबी क्या करेगा, उस पर नियंत्रण रखेगा। बिना सेबी की परमिशन से कोई कंपनी खरीद बेच नहीं सकते। कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन, अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, सेबी इंस्पेक्शन बिठाता है, ऑडिट कराता है स्टॉक एक्सचेंज का, इंक्वायरी बिठाता है स्टॉक एक्सचेंज में, और जो ब्रोकर्स है उनके ऊपर भी सेबी इंक्वायरी बिठा सकता है। ब्रोकर मतलब जैसे जेरोधा हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, ब्रोकर्स के अंदर आपका ग्रो हो गया, है ना, वो सारे ऐप्स। सेबी फी चार्ज करता है क्लास पर्पस ऑफ दिस एक्ट। सेबी बहुत सारे पावर जो है, जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में दिया गया है, उसको सेबी क्या करता है, रेगुलेट करता है, जो सरकार ने सेबी को दिया हुआ है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो सेबी बेसिकली जो रेगुलेटरी फंक्शन है, फाइन लगाना, ऑडिट करना, प्रोटेक्ट करना, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, जो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो डेवलप करना, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, रेगुलेटरी फंक्शन के अंदर। इस पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंक्लूड लेविंग फी और अदर चार्जेस कैरिंग द पर्पस ऑफ। ये आपने कौन सा पढ़ा था, ये आपने रेगुलेटरी के अंदर पढ़ा है ना अभी, ये प्रोटेक्टिव के अंदर नहीं पढ़ा। द डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ सेबी इंक्लूड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग होती है डेवलपमेंट में, करेक्ट है। द रेगुलेटरी फंक्शन जो है वो रजिस्ट्रेशन कराता है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड, करेक्ट है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स, और ऑब्जेक्टिव यही है सेबी का कि जो जितने भी इन्वेस्टर्स है ना उनको एजुकेट करे, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, है ना। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ए वाला ही गलत है क्योंकि ये प्रोटेक्टिव नहीं, रेगुलेटरी फंक्शन के अंदर आता है। सेबी कॉल्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड इशू सो कॉज नोटिस, शो कॉज नोटिस शो किया है स्टॉक एक्सचेंज को एंड इट्स ऑफिशियल सीकिंग एक्सप्लेनेशन एंड कंडक्टिंग ऑडिट एंड इंक्वायरी। विच फंक्शन, ऑडिट और इंक्वायरी किसके अंदर आता है, रेगुलेटरी फंक्शन के अंदर, तो 10th का हो गया ए। स्टेट 4 रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सेबी। अब साफ साफ खुद ही बोला है कि 4 रेगुलेटरी फंक्शंस आपको बताने हैं, तो अभी जो पढ़ा है आप डायरेक्टली बता सकते हो, ये सारे पॉइंट्स में से एनी 4, कोई भी 4 पॉइंट आप बता सकते हो। देखो ये सेम टू सेम एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, 2022-23 के कंपार्टमेंट पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। तो पेपर में 40 to 50% पेपर आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा, तो खुद को मोटिवेट करते रहो कि सुनील सर जो करा रहे हैं ना इसे याद कर लो। काम छोड़ना, पढ़ाई छोड़ना बहुत आसान है कि यार इंडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा मैं कर नहीं पाऊंगा, छोड़ दो, घर बैठो, रील देखो, एंजॉय करो। कब तक एंजॉय करो, 1-2 साल और फिर देखो कमाने निकल जाओगे ना, कोई काम नहीं देगा आपको। तो अभी मेहनत करनी है आपको। अगर ये याद होगा कि इसके रेगुलेटरी फंक्शंस आपको याद होंगे तो ही आप लिख पाओगे, चाहे डायरेक्ट आए चाहे इनडायरेक्ट आए। तो पहले याद करो, और याद करने के लिए मैंने आपको ये नोट्स दे रखे हैं एनसीईआरटी से उठा के, ठीक है। तो हमारा डे 4 कंप्लीट हो गया। कल मैं कोशिश करूंगा कि संडे मंडे देखो हमने कुछ नहीं देखा, 5 दिन बहुत अच्छे से मेहनत किया, 4 दिन हो गया। कल मैं मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोडक्शन आसान चैप्टर है उसे करा के पूरा खत्म कर दूंगा, फिर मैं आपको फ्री छोड़ दूंगा अपनी फिजिकल की, ईपी की, जिसकी तैयारी करनी है करो। और फिर 17 तारीख से
आ जाना मेरे पास, पूरे तन मन धन से बीएसटी की कंप्लीट प्रिपरेशन कराऊंगा, मेरी गारंटी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। इतना याद जरूर करके आना।